11 सितंबर और 12 सितंबर दोनों दिनों की न्यूज़ देखेंगे। कल परीक्षा खबरी नहीं दे पाए थे, तो चलिए देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क शिक्षा मंत्री आप देख रहे होंगे, इन्होंने जारी किया है और आईआईटी मद्रास को पहली रैंकिंग दी गई है इस रैंकिंग में। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दूसरा स्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे को तीसरा स्थान, आईआईटी दिल्ली चौथे पे और आईआईटी कानपुर पाँचवें पे। ठीक है, तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसने जारी किया, अक्सर पूछता है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा स्थापित इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो NIRF को सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। तत्कालीन जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहलाता था, यह देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार का पहला प्रयास है। सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष पे है, तो आईआईटी मद्रास आपने देखा, आईआईटी मद्रास, फिर उसके बाद IISc बेंगलुरु, फिर आईआईटी बॉम्बे देश के शीर्ष 3 उच्च शिक्षण संस्थानों के रूप में उभरे हैं। आईआईटी मद्रास ने लगातार छठे वर्ष इंजीनियरिंग श्रेणी में सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, लगातार छठे वर्ष। ओवरऑल कैटेगरी में भी आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। IIM अहमदाबाद ने भी दूसरे वर्ष प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर था, समग्र श्रेणी में दूसरे स्थान पे। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली शीर्ष पर है। जामिया हमदर्द नई दिल्ली को फार्मेसी श्रेणी में पहला स्थान मिला है। चिकित्सा की श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली पहले स्थान पर था चिकित्सा क्षेत्र में। भारतीय दूतावासों और मिशनों में आत्मनिर्भर कॉर्नर की शुरुआत की गई है। इसमें जो भारत के ट्राइब्स हैं उनके जो उत्पाद हैं उनको GI टैग दिया जा रहा है, लगातार आप देख रहे हो, और आगे भी दिया जाएगा। तो GI टैग ही ना दिया जाए, बल्कि GI टैग अगर उनको दिया गया है तो उनको उसका जो वास्तविक लाभ है वो किस तरह मिल पाए, तो वैश्विक स्तर पर उनके प्रोडक्ट्स का प्रचार करना, उसको बढ़ावा देना, ये सब इसमें शामिल है। और इसमें ट्राइफेड की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो भारतीय दूतावासों और मिशनों में जो भारतीय मिशन होते हैं, आत्मनिर्भर कॉर्नर की शुरुआत करने की घोषणा ये सरकार ने की है। भारतीय जनजातीय सहकारी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड विदेश मंत्रालय के सहयोग से विश्व भर में स्थित 100 भारतीय मिशनों या दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि स्वतंत्रता दिवस पर थाईलैंड के बैंकॉक में भारतीय दूतावास में पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? थाईलैंड के बैंकॉक में। ट्राइफेड की बात करें तो एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह वन धन कार्यक्रम MFP के लिए MSP और ट्राइफूड जैसी योजनाओं में शामिल है, ताकि जनजातीय लोगों को जो जंगली उत्पाद हैं उनका उचित दाम उन्हें मिल सके, उचित लाभ मिल सके, उनके साथ अन्याय न हो। आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के अलावा GI टैग प्राप्त करने वाले आदिवासी कला और शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कॉर्नर का एक विशेष स्थान होगा। इसके अलावा अन्य संबंधित पहले जो चलाई जा चुकी हैं ट्राइफेड के द्वारा, उसमें आदि महोत्सव है, गो ट्राइबल अभियान है, ट्राइब्स इंडिया है, ये सब भारत सरकार जनजातीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए हैं, जिसमें ट्राइफेड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व का सबसे उत्तरी द्वीप अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो आइए देखते हैं। तो हाल ही में एक नए द्वीप की खोज की गई जो ग्रीनलैंड के तट पर स्थित है। 60 गुणित 30 मीटर वाला समुद्र तल से 3 मीटर की चोटी के साथ यह अब पृथ्वी पर भूमि का नया सबसे उत्तरी टुकड़ा बन गया है। इससे पहले उडाक आइलैंड को पृथ्वी के सबसे उत्तरी क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था। इसका निर्माण समुद्र तल की मृदा और मलबे से हुआ है और इसमें कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि इस खोज का नाम क्यूक टॉर्क अवन्नार लेक रखा जाए, जिसका अर्थ ग्रीनलैंडिक में सबसे उत्तरी द्वीप है। ग्रीनलैंड में सबसे उत्तरी द्वीप है ये। इस स्थान पर आप देख सकते हैं जो गोला बना हुआ है, यहाँ पे ग्रीनलैंड के सबसे उत्तर में पाया गया है। तो इस खोज का नाम क्यूक टॉर्क अवन्नार लेक। आपसे पूछा जा सकता है
इस चीज़ को याद रखिएगा। मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप। तो तमिलनाडु और जो डेनमार्क की सरकार है, दोनों में समझौता हुआ है कि मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, डेनमार्क। ओके, तो तमिलनाडु और डेनमार्क ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है, जो श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे के बीच स्थित है। तमिलनाडु हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपने पदचिह्न का विस्तार करना चाहता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए डेनमार्क तमिलनाडु में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 5 से 10 अरब डॉलर का निवेश कर सकता है। इसमें मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप के लिए निवेश भी शामिल है। इस निवेश से द्वीप 4 से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम होगा। G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल भारत के शेरपा होंगे। अगला G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 तक इटली की अध्यक्षता के तहत होने वाला है। ठीक है, इटली की अध्यक्षता में होगा अगला जो G20 शिखर सम्मेलन होगा। कब होगा? 30 से 31 अक्टूबर। इसमें भारत के शेरपा कौन होंगे? पीयूष गोयल। इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो लीडर समिट होती है, उसमें जो भाग लेते हैं विभिन्न देशों के जो जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको शेरपा के रूप में शेरपा कहा जाता है। प्रधानमंत्री के ये शेरपा हैं। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ जो जाता है प्रतिनिधि मंडल का जो मुखिया होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री के बाद जो होता है उसको शेरपा कहते हैं। ठीक, तो भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 लीडर समिट आयोजित करेगा। कौन? भारत। ध्यान रखिएगा, 2022 में भारत को करनी है अध्यक्षता, मतलब अगले वर्ष भारत अध्यक्षता करेगा इसकी। G20 की बात करें तो 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना एक अंतर सरकारी मंच है। यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन शमन के समाधान के लिए काम करता है। G20 में दुनिया की औद्योगिक और विकासशील देशों सहित सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। यह सामूहिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद का 90%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75 से 80%, विश्व के भूमि क्षेत्र का आधा और वैश्विक आबादी का 2/3 हिस्सा है। तो इससे इसके महत्व का पता चलता है। इस समूह की स्थापना 1999 में कई विश्व आर्थिक संकटों के बाद हुई थी। 2008 से यह वर्ष में कम से कम एक बार शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के सरकार या राज्य के प्रमुख, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी राष्ट्रीय राजमार्ग में। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A के सट्टा गंधव खंड पर किया गया है। ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो राजमार्ग संख्या याद रखिएगा, 925A। तकरीबन 3 किलोमीटर लंबे इस आपातकालीन लैंडिंग खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने भारतीय वायुसेना के लिए NH 925A पर विकसित किया है। यह गगरिया, बखासर और सट्टा गंधव खंड के नवविकसित 2 लेन के पेवर्ड शोल्डर का हिस्सा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 196.97 किलोमीटर है। में भी डिजिटल 3.0 अभियान की शुरुआत की गई है। किसने की है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से पायलट ड्राइव में भी डिजिटल 3.0 लॉन्च किया। यह देश के 223 शहरों में PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष अभियान है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ऐसे रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है। यह प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन के अनुरूप है। भारत अमेरिका ने किया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का आयोजन। तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 9 सितंबर 2021 को अमेरिकी ऊर्जा सचिव सुश्री जेनिफर ग्रानहोम के साथ एक आभासी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की।
यह संशोधित यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को लॉन्च करने के लिए आयोजित किया गया था। SCEP को यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के अनुसार लॉन्च किया गया था। तो भारत और USA के बीच है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की 4 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मिलान करने को आएगा ही आएगा। तो तमिलनाडु और उत्तराखंड में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। इसके अलावा नागालैंड में भी। तो आइए देखते हैं कौन कौन नियुक्त हुआ है। नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो पहले नागालैंड के राज्यपाल थे RN रवि, अब इनको तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का अस्थायी राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो 4 राज्यों में तमिलनाडु, ठीक है, उत्तराखंड, पंजाब और नागालैंड में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अब असम के राज्यपाल जगदीश मुखी नागालैंड चले गए हैं, तो असम में भी नए राज्यपाल नियुक्त होंगे, उसका भी बता देंगे। गूगल ने की एक त्वरक कार्यक्रम GNI स्टार्टअप्स इंडिया लैब की घोषणा। तो गूगल ने 9 सितंबर 2021 को देश में स्वतंत्र स्थानीय या सिंगल सब्जेक्ट पत्रकारिता संगठनों के लिए एक त्वरक कार्यक्रम गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव स्टार्टअप्स लैब इंडिया की शुरुआत की या घोषणा की। इसे इकोज, एक वैश्विक नवाचार प्रयोगशाला, और DIG IPUB न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी में बनाया गया है। कार्यक्रम स्थानीय और वंचित समुदाय के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रिपोर्टिंग का समर्थन करेगी। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि गूगल ने अभी हाल ही में किसकी शुरुआत की है, तो GNI स्टार्टअप्स इंडिया लैब्स की शुरुआत की है। आइसलैंड में शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट। कहाँ पे? आइसलैंड में। सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाला और इसे खनिज के लिए भूमि में नीचे जमा करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट, ये कहाँ पर? आइसलैंड में क्रियाशील हो गया है 8 सितंबर 2021 को। स्विस स्टार्टअप क्लाइम वर्क्स AG ने एक संयंत्र विकसित करने के लिए आइसलैंड के कार्बफिक्स के साथ भागीदारी की है, जो प्रतिवर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड तक अवशोषित करता है। क्लाइमवर्क्स AG सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में माहिर है। हैदराबाद में भारत का पहला मेथनॉल उत्पादन संयंत्र, पहला है भारत का, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो हैदराबाद में भेल के अनुसंधान व विकास केंद्र ने 2016 में नीति आयोग के समर्थन से 0.25 टन प्रतिदिन मेथनॉल का उत्पादन करने के लिए भारतीय उच्च राख कोयला गैसीकरण पर काम करना शुरू किया। 4 वर्षों की कड़ी मेहनत के साथ भेल ने 1.2 TPD फ्यूइडाइल्स बेड गैसीफायर का उपयोग करके हाई ऐश वाले भारतीय कोयले से 0.25 TPD मेथनॉल बनाने की सुविधा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। उत्पादित कच्चे मेथनॉल की मेथनॉल शुद्धता 98 से लेकर 99.5% के बीच होती है, तो काफ़ी शुद्ध होता है ये। भारत और डेनमार्क ने लॉन्च किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड। भारत और डेनमार्क ने, तो दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2030 तक अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं में 30 गीगावाट जोड़ने का लक्ष्य रखा है। प्रारंभिक चरणों में उत्कृष्टता केंद्र अपतटीय पवन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। जर्मनी, अब 12 तारीख में आ जाएंगे। जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते की पुष्टि की। तो अब जर्मनी 124वां देश हो गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते की पुष्टि करने वाला। तो जर्मनी ने गठबंधन समझौते की पुष्टि के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को विलय का दस्तावेज सौंप दिया है। अब 124 सदस्य राष्ट्र हैं इस संगठन के। 84 देशों ने ISA समझौते के ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं और लगभग 67 ने इसकी पुष्टि की है। गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में अक्सर सब प्रश्न पूछता है। तो ISA भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 इमैनुअल मैक्रों भी हैं, उन्हीं के द्वारा इन दोनों ने मिलकर
30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान शुरू की गई एक पहल थी। आईएसए का उद्देश्य आईएसएस सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों का साथ मिलकर समाधान निकालना है। इसका उद्देश्य वित्तीय लागत एवं प्रौद्योगिकी लागत को कम करने के लिए आवश्यक संयुक्त प्रयास करना, बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पाद के लिए आवश्यक निवेश जुटाना और भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए उचित मार्ग तैयार करना है। आईएसए को वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने वाला एक प्रमुख संगठन माना जाता है। आईएसए का पहला सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 में ग्रेटर नोएडा, भारत में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुतेरेस द्वारा किया गया था। आईएसए के दूसरे सम्मेलन का आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में 78 देशों ने भाग लिया था। आईएसए के तीसरे सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल आभासी तरीके से 14 से 16 अक्टूबर 2020 के दौरान किया गया था। ड्रोन देख रहे हैं आप, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन्स पहुंचाना, वैक्सीन्स पहुंचाने का एक अनोखा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उड्डयन मंत्रालय जो मंत्री बने नए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 सितंबर 2021 को तेलंगाना के विकाराबाद में औपचारिक रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है, क्योंकि यह स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में दवाओं और कोविड के टीकों को वितरित करने वाली पहली संगठित ड्रोन सेवा है। परियोजना के तहत ड्रोन का 2 दिवसीय परीक्षण भी सुचारू रूप से शुरू हुआ। वो 2 भारतीय शिक्षकों को 2021 वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2 भारतीय शिक्षकों को, तो किसको? बिहार के भागलपुर के गणित शिक्षक सत्यम मिश्रा और हैदराबाद की सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी और गणित की शिक्षिका मेघना मुसुनुरी ने $1 मिलियन के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए शीर्ष 50 शॉर्टलिस्ट में जगह बनाई है। दोनों का नाम याद रखिएगा, एकदम नया है और पूछेगा। यूनेस्को के साथ साझेदारी में वर्फी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस पुरस्कार ने 121 देशों से 8000 से अधिक नामांकन और आवेदन प्राप्त किए। अटल इनोवेशन मिशन ने स्पेस चैलेंज स्कूल के छात्रों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए, उनमें प्रतिभा विकसित करने के लिए एक बहुत बढ़िया योजना अटल इनोवेशन मिशन स्पेस चैलेंज ये शुरू की है। तो अटल इनोवेशन मिशन स्पेस चैलेंज है क्या? अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने इसरो और सीबीएसई के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए ATL स्पेस चैलेंज 2021 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चैलेंज देश भर के सभी स्कूली छात्रों, आकाओं और शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। तो ये आकाओं को आप अलग तरीके से मत लीजिएगा, ये संरक्षक हैं, संरक्षकों को यहाँ पे आका लिख दिया है। स्कूली छात्रों, संरक्षकों और शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। अटल टिकरिंग लैब, अब ये ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है मे भी कि ये सिर्फ अटल टिकरिंग लैब से जुड़े जो स्कूल हैं उन्हीं के लिए है, नहीं, ये सभी प्रकार के स्कूलों के लिए लॉन्च किया गया है। तो किसी भी स्कूल के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। ATL स्पेस चैलेंज 2021 विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 के अनुरूप है, जो 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। तिब्बत और शिनजियांग में 30 हवाई अड्डे बना रहा है चीन। तो जानने के लिए बेहतर है ये खबर। तिब्बत और शिनजियांग में 30 हवाई अड्डे चीन बना रहा है। तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में लगभग 30 हवाई अड्डे या तो बनाए गए हैं या निर्माणाधीन हैं, जो भारत की सीमा से लगे सुदूर क्षेत्रों में चीन के नागरिक और सैन्य आधारभूत संरचना को बढ़ावा देंगे। चीन तिब्बत में आधारभूत संरचना में सुधार कर रहा है। हाल ही में इसने प्रांतीय राजधानी ल्हासा को निंगची से जोड़ने वाले हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो लास्ट वाली लाइन है पूछी जा सकती है। टीकाकरण की 2 खुराकें 97.5% मृत्यु दर रोकने में प्रभावी है। तो कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक बीमारी के खिलाफ मौत की रोकथाम में 96.6% प्रभावी है, जबकि 2 खुराकें 97.5% प्रभावी है। वैक्सीन की यह सुरक्षात्मक प्रभावशीलता कोविड-19 इंडिया पोर्टल और कोविड-19 परीक्षण पोर्टल के डेटा के तालमेल के माध्यम से किए गए विश्लेषण में सामने आई है। डेटा का विश्लेषण 18 अप्रैल से 15 अगस्त 2021 के बीच किया गया था। विश्व भर में अगर आप देखें, वैक्सीनाइजेशन के बाद मृत्यु दर में बहुत भारी कमी आई है। लोगों को कोरोना तो हो रहा है, लेकिन अब आसानी से बच जा रहे हैं।
चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, क्या नाम था? गाओफेन 502। तो चीन ने लॉन्च किया है। तो चीन ने वायुमंडल, पानी और जमीन की देश की अवलोकन क्षमता में सुधार के लिए अंतरिक्ष में एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 को चीन के शांक्सी प्रांत में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। यह एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने NCM के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को संसद टीवी लॉन्च करेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर 15 सितंबर को औपचारिक रूप से एक नया चैनल संसद टीवी लॉन्च किया जाएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642.453 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। तो 3 सितंबर 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.895 अरब डॉलर बढ़कर 642.453 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 3 सितंबर 2021 को समाप्त सप्ताह के लिए वृद्धि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण हुई, जो समग्र भंडार का एक प्रमुख घटक है। सोने का भंडार 642 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 38.083 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। IOC ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसको 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है? तो उत्तर कोरिया को। ठीक है, क्योंकि वह टोक्यो खेलों में एक भी टीम भेजने में विफल रहा था। निलंबन का मतलब है कि देश बीजिंग शीतकालीन खेलों में भाग नहीं ले पाएगा। सरकार ने गेहूं का MSP 40 रुपीज़ बढ़ाकर 40 रुपये बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। तो 8 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्पादन के साथ साथ किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपये से बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। MSP वह रेट है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। MSP के लिए संस्तुति CACP देती है, लेकिन MSP को मंजूरी कौन देता है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति देती है। वर्तमान में सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए MSP तय करती है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने सरदार धाम भवन का वर्चुअल उद्घाटन किया। कहाँ पे? अहमदाबाद में। उन्होंने इस अवसर पर सरदार धाम फेज 2 कन्यालय की आधारशिला भी रखी। सरदार धाम का निर्माण 200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें छात्रावास, पुस्तकालय आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। रेल राज्य मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दर्शन जरदोश ने चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने 10 सितंबर 2021 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। किस स्टेशन से किस स्टेशन पर चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब ट्रेन नंबर 14010 आनंद विहार टर्मिनल से बापू धाम मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस सप्ताह के प्रत्येक शनिवार और सोमवार को दोपहर 23:45 बजे आनंद विहार से रवाना होगी। यह अगले दिन शाम 6:45 बजे बापू धाम मोतिहारी पहुंचेगी। तो आनंद विहार टर्मिनल से बापू धाम तक ये ट्रेन चलाई जा रही है। यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रयागराज में, आपको पता है ये यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। तो भारत के राष्ट्रपति ने 11 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा किया। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखी। उन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग, एडवोकेट चैम्बर, लाइब्रेरी और एक सभागार की आधारशिला भी रखी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।